हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 325 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 326 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, सिटीजन चार्टर या नागरिक चार्टर से आप क्या समझते हैं? ये शासन में शुचिता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्पष्ट करें। आपने उत्तर लिखा है, ये विभागों द्वारा घोषित किया जाने वाला दस्तावेज है जो विभागों द्वारा गुणवत्ता प्रधान समयबद्ध सेवाओं की वचनबद्धता प्रकट करता है। ये विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को नागरिकों के अधिकार के रूप में प्रकट करता है। शासन में इसकी भूमिका इस प्रकार है, ये स्वस्थ कार्य संस्कृति का वाहक है, ये अधिकारी का जन उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, ये पारदर्शिता गुणवत्ता समयबद्धता को प्रतिबद्धता प्रदान करता है, संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करता है, चुनाव मूल्य व मानक को प्रोत्साहित करता है। हालांकि इसमें सुधार की आवश्यकता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने ब्रिटेन के आधार पर सेवोत्तम मॉडल लागू करने का सुझाव दिया है। जन शिकायत निवारण तंत्र की स्वतंत्र व्यवस्था सेवाओं को परिभाषित किया जाना चाहिए। मानक के अनुसार निष्पादन पर बल देते हुए सतत सुधार की आवश्यकता, सरल भाषा में होने के साथ ही ग्राहकों की आवश्यकताओं का ध्यान दिया जाना चाहिए। विश्वसनीयता को आत्मसात किया जाना चाहिए। इस प्रकार ये सार्वजनिक सेवाओं के वितरण द्वारा नागरिकों को सशक्त बनाता है एवं संवैधानिक लक्ष्यों को सफल सिद्ध करता है। इसके द्वारा प्रशासकीय दुर्बलता को समाप्त कर लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। अतः नागरिक चार्टर एक अंत का साधन है, एक अवश्यंभावी साधन है। ये हो सकता है, यह अपने आप में एक अंत नहीं हो सकता। अच्छा, आपने ऐसे लिखा है, अतः नागरिक चार्टर एक अंत का साधन है। यहाँ पे थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन है, यहाँ कुछ आपको वैसे लिखना है, अंतिम साधन या अंतिम विकल्प नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है कि नागरिक चार्टर एक जरूरी तो है, लेकिन यही केवल एक, ऐसा आप लिखना चाह रही थी। खैर कोई बात नहीं, इसको सही कीजिएगा, ये क्या है। ठीक, काफ़ी अच्छा आपने आंसर लिखा है, पॉइंट को सही से आपने सहेजा है। लेकिन यहाँ पे आप ये कर सकती हैं इस आंसर को लिखते वक्त कि आप इसके निगेटिव इम्पैक्ट को पहले बता दें, ठीक है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट को बाद में बता दें। आप में से कई सारे बच्चों को लग रहा होगा, सर फ्रेम में तो आपने पहले ये बोला था कि पहले पॉजिटिव बता दें फिर नेगेटिव बता दें। तो मेरा मतलब ये होता है कि आप इतने तरीके से लिख सकते हैं। आपने जो लिखा ठीक है, लेकिन इसको और परफेक्ट बनाने के लिए हम ऑलरेडी आपसे कहते हैं कि आप चाहें तो इसको और परफेक्ट बना सकते हैं। और मैंने हमेशा कह रखा है कि मैं एक ही आंसर को लगभग 50 से 60 तरीके से चेक कर सकता हूँ। तो मैं वही चाहता हूँ कि आपको सारे डायमेंशन, सारे तरीके पता हों। एग्ज़ाम में जो याद आ जाए उसे लिख देना, नंबर आपको सब में मिलने हैं, ठीक है। तो आपने ये अच्छा लिखा है, लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें वही जो कंजंक्शन की आपको दिक्कत आती है, संयोजक शब्दों को जोड़ने की, उन पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आपने यहाँ पे ये तो लिख दिया कि विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को नागरिकों के अधिकार के रूप में प्रकट करता है। फिर आपने डायरेक्ट लिखा शासन में इसकी भूमिका इस प्रकार है, ऐसा नहीं लिखना है आपको। ये विभागों द्वारा ये अब आपको लिखना कैसे, ये विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को नागरिकों के अधिकार के रूप में प्रकट करता है, जिससे शासन में इसकी भूमिका और इसकी पारदर्शिता या इसकी शुचिता होना काफ़ी अवश्यंभावी है। अतः यह न केवल शासन में केवल पारदर्शिता या इस अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, बल्कि कई प्रकार की प्रासंगिकताओं को भी प्रमुखता प्रदान करता है, जो कि निम्नवत हैं। ऐसे भी आप बता सकती हैं, ठीक है। तो आप बता दीजिए कि ये यहाँ पे कार्य संस्कृति का वाहक होता है, अधिकारी को जन उत्तरदायी के प्रति उत्तरदायी बनाता है, ये पारदर्शिता गुणवत्ता समयबद्धता को ये देखिए, अब बार बार आप वर्ड मत लिखिए, क्योंकि शुरू में आपने पारदर्शिता यहाँ पे बता दिया होता है, तो आपको यहाँ पे फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे ये लिखा है, संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करता है, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख सकती हैं कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करता है, चुनाव मूल्य व मानक को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। हालांकि अब आप बताइएगा, अब जैसे यहाँ पे देखो होता है ना, उल्टा हो गया, एक तरीके की कमियां यहाँ पे आई नहीं, ठीक, सुधार आपने बता दिए। आपको क्या करना चाहिए था कि कमी पहले बताओ
फिर भूमिका बताओ और भूमिका में ही सुधार निहित हो और निष्कर्ष उसी से संयोजित हो। जैसे कि हम आप ही के इस उत्तर को काफ़ी बेहतरीन बना देते हैं, ठीक है, ताकि ये समझ में आ जाए वास्तव में इसको हमें कैसे लिखना चाहिए था। और यहाँ पे आपने कुछ पॉइंट हटा दिए हैं जो मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि इसकी लैंग्वेज काफ़ी मतलब जटिल है, उसको सरल करना चाहिए। मैंने ये भी बता रखा था कि ये समग्र रूप से लागू नहीं है पूरे भारतवर्ष में, केवल कुछ ही स्टेट यानी कि लगभग 19 राज्यों में लागू है, तो इसको समग्रता पूर्वक लागू किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें भी आपको बतानी है। तो आप इसको ऐसे बता सकती हैं कि ये विभागों द्वारा घोषित किया जाने वाला एक दस्तावेज है जो न केवल विभागों की गुणवत्ता प्रधानता जो न केवल गुणवत्तों को आपको ऐसे बताना है, आपने यहाँ उल्टा वर्ड लिखा है ना, इसलिए आपको ये बताना है कि ये विभागों द्वारा घोषित किया जाने वाला एक दस्तावेज है जो न केवल विभागों को समयबद्ध सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध करता है बल्कि गुणवत्तापूर्ण सेवा देने के लिए वचनबद्ध करता है। ये विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को नागरिकों के अधिकारों के रूप में भी प्रकट। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा इसको सही कीजिए, ये थोड़ा जटिल शब्द हैं, आप इसको हमारे वाले की तरह जैसे हमने सिंपल बताया ना वैसा लिखिए कि सिटीजन चार्टर विभागों द्वारा घोषित किया जाने वाला एक दस्तावेज होता है जिसमें नागरिकों के अधिकारों का वर्णन किया जाता है, जिससे न केवल विभागों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है बल्कि उनकी समयबद्ध सेवाओं के प्रति जन उत्तरदायी बनाया जाता है। ऐसे आप लिख सकती हैं, ठीक है, जन उत्तरदायी बनाया जा सकता है। किंतु हाल के घटनाक्रमों में इसकी प्रासंगिकता पर कई सारे प्रश्न चिन्ह उठाए जाने लगे हैं। नंबर एक तो इसकी भाषा काफ़ी जटिल है। नंबर 2, इसमें पूरी तरह से समग्रता पूर्वक इसे लागू नहीं किया गया है। नंबर 3, ये अपने आप में 2011 का जो एक्ट आया उसमें संशोधन की डिमांड करता है, ठीक है। अब आप बताइए, उपयुक्त संशोधन को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो इससे न केवल सिटीजन चार्टर काफ़ी प्रासंगिक हो जाएगा बल्कि इसकी जो शुचिता व पारदर्शिता है वो भी सुनिश्चित हो पाएगी, जिससे न केवल, अब ये वाली लाइनें आप ऐड करिए, ये वाली जितनी भी लाइनें हैं ना कार्य संस्कृति वाली, अब इनको ऐड करिए, जिससे न केवल एक स्वस्थ कार्य संस्कृति का निर्माण होगा बल्कि जन उत्तरदायित्व को सही तरीके से सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही ये संसाधनों का प्रभावी ढंग से कुशलतम उपयोग करके इकोनॉमी को बूस्ट करेगा तथा चुनाव मूल्य व मानकों को प्रोत्साहित करके जन उत्तरदायित्व के प्रति सजग बनेगा। हालांकि अभी भी इसमें अन्य सुधार किए जाने बाकी हैं, जैसे कि इसमें ब्रिटेन के समान सेवोत्तम मॉडल को अपनाया जा सकता है जो कि प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही एक शिकायत निवारण तंत्र की भी स्थापना की जा सकती है। साथ ही इसमें विभिन्न सेवाओं को परिभाषित किया जा सकता है जिससे उसके निष्पादन पर बल देने पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो तथा नागरिकों को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो सके। इसके लिए इसमें जटिल भाषा को दूर करके सरलतम से सरल भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि इसकी विश्वसनीयता को आत्मसात किया जा सके। ऐसे आपको लिख देना है। अब आप इससे क्या हुआ कि शुरू में आपने जो कमियां बताई इसकी भाषा को लेकर, इसके निवारण तंत्र के अभाव को लेकर, इसमें जटिलता को लेकर, इसमें समग्रता को लेकर, उसी को लास्ट में आप जाते जाते आपने क्या किया, सुझावों में तब्दील कर दिया। एग्जामिनर को क्या लगा कि आपके अंदर जो विजन है, मतलब आप समस्या को देखती हैं, समस्या की भूमिका को बताती हैं, समाधान भी देती हैं, सुझाव भी देती हैं, और जो आपके सुझाव होते हैं वो वास्तव में समस्याओं के अनुरूप होते हैं। समझ रही? तो वही काम करना। जैसे होता है ना कि किसी भी व्यक्ति को जब जुकाम होता है तो डॉक्टर जुकाम की दवा थोड़ा ना देता है। आप लोग ये सोचते हो कि डॉक्टर से हम जाते हैं तो जुकाम की दवा देता है, बिल्कुल भी नहीं। आपको जुकाम की दवा नहीं देता, वो आपको निमोनिया की दवा देता है। आपको निमोनिया कराता है, मतलब जो जुकाम है उसको और भयंकर कराता है, और जब और भयंकर करा दिया तो आपको निमोनिया हो गया। उसके पास निमोनिया की दवा का इलाज है, तो निमोनिया आपकी वो ठीक करता है। इसीलिए जुकाम 3 से 4 दिन में ठीक होता है। आप लोग सोचते हो कि डॉक्टर हमको दवा दे रहा है जुकाम की, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको और जुकाम कर रहा है, और जुकाम करने के बाद जब आपको निमोनिया हो गया फिर वो आपको दवा देता है, क्योंकि उसके बाद निमोनिया का इलाज है। वही काम आपको यहाँ करना होता है कि आपको प्रश्न दिया, भले उसमें समस्या नहीं दी लेकिन भूमिका तो दी ना। भूमिका का मतलब यही होता है कि आज ये डाइल्यूट हो रहा होगा,
आज इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे होंगे, तो जो प्रश्न चिन्ह उठ रहे उन्हें आप पहले से बता दो कि देखो भाई इन चीज़ों पे आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह जो है ना, इनको हम सुझाव के माध्यम से समाधान के रूप में तब्दील कर सकते हैं, और जब इनको हम तब्दील कर सकते हैं तो हमारे पास ये सुझाव हैं, आप इनको इम्प्लीमेंट कर लीजिए और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति उत्तरदायित्व को सुनिश्चित कीजिए। अर्थात इसे समाप्त करना विकल्प नहीं है, बल्कि इसका समाधान करना एक विकल्प है। ऐसे आप बता दीजिए, आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। समझ गए कि आपको कैसे लिखना। हालांकि मुझे अच्छा ये लगा आपके इस प्रश्न में कि आपने काफ़ी ज़्यादा मौलिक चीज़ें डाली जो कि हमने भी नहीं आपको बताई थी। हम इसलिए आपको देखो सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि आप लोग फिर इतना ये सर्च नहीं करोगे, और इतना ये जब सर्च नहीं करोगे तो ये आप कहाँ से अलग लाओगे, और जब तक अलग नहीं लाओगे यूपीएससी आपको नंबर नहीं देगी। अब जैसे प्रीवियस मैंने पढ़ा, वहाँ पे उन्होंने ब्रिटेन के एक मॉडल का जिक्र किया था आप ही की तरह, ठीक है। दूसरे आपने यहाँ पे शिवोत्तम मॉडल का जिक्र किया, तीसरे ने इसमें एक अलग मॉडल बनाए जाने की बात की। तो यही तो चाहिए एग्जामिनर को, कॉपी पेस्ट ना हो, मतलब किसी का, सबका अपना मौलिक हो, और मौलिक जब होगा तो नंबर सबको अच्छे मिलते हैं। और जब कॉपी पेस्ट होता है तो यूपीएससी वाला नंबर किसी को नहीं देता, क्योंकि उस एग्ज़ाम थोड़ा ना ले रहा है आपसे, वो तो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहा है कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं समय पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गई कि वास्तव में आपको इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करना है। आपको बस ये थोड़ा सा सही करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इसको सरलतम परिभाषा में तब्दील करें। अर्थात इसे आप ऐसे करके लिख दें कि यह विभागों द्वारा घोषित किए जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो न केवल विभागों द्वारा जन उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है, बल्कि उनकी सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रदान परक सेवाएं समयबद्ध तरीके से निष्पादित की जा सकें। इस तरीके से भी आप लिख सकती हैं, मतलब इन्हीं शब्दों को गढ़ना है किसी भी तरीके से, ठीक है। और नीचे जो कंजंक्शन है, आप इसको कंजंक्शन को उपयोग कर सकती हैं। जैसे मैंने बता दिया ना, प्रतिबद्ध करता है, किंतु हालिया समय में इसकी भूमिका पर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठ खड़े हुए हैं, ऐसे भी आप लिख सकती हैं। अब बता दीजिए कौन कौन से प्रश्न चिन्ह। एक तो ये समग्र रूप से व्यापक, समग्र रूप से पूरे देश में लागू नहीं है, ब्रैकेट में डाल दो, लगभग 19 राज्यों में लागू है। नंबर 2, इसकी भाषा में काफ़ी जटिलता है जो समझ से परे हो जाती है। नंबर 3, नागरिकों के प्रति इसकी पहुंच या इसकी जागरूकता की कमी है। नंबर 4, इसमें निवारण तंत्र का अच्छे से इम्प्लीमेंट या प्रयोग नहीं किया गया है। बस अब आपने लिख दिया। अब फिर लिखो नीचे पैरा में, किंतु इतनी कमियां होने के बावजूद भी इसकी प्रासंगिकता, इसकी सुचिता व पारदर्शिता पे संदेह नहीं किया जा सकता है। अब आप बता दो कि ये क्या क्या काम कर सकता है, और फिर आप बताओ समाधान के रूप में कि अगर इसे और सुचितापूर्ण और पारदर्शीपूर्ण बनाना है तो निम्न सुझाव हैं, इनको अपनाना चाहिए। और साथ ही द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और संसद के 2011 के अधिनियम, उनको एक साथ इनकलकेट कर दो और बेहतरीन आप सुझाव के द्वारा अपना निष्कर्ष दे दो। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट का जिक्र कर दो आप, है ना, मिनिमम गवर्नेंस का आप जिक्र कर दो, कुछ भी कर दो, मतलब बेहतरीन लिख सकती हो। बाकी देखो निश्चिंत रहिए, ऐसे टॉपिक में चिंतित नहीं होना है कि मास्टर ने टॉपिक पढ़ा दिया खत्म हो गया क्या, बिल्कुल भी नहीं। इनको तो हम पढ़ाएंगे, इनको तो एक एक क्लास में लगभग 2-2 घंटे पढ़ाएंगे, और जब पढ़ लेना फिर आप लिखना, और तब आप देखोगे कि आपका यही उत्तर कितना बेहतरीन लिखा जाएगा। अभी तो आपने पढ़ा नहीं है ना, हमने तो 3 मिनट में आपसे कह दिया कि लिख के दिखाओ, तो आपने लिख दिया, फिर भी बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गई वास्तव में आपको कैसे लिखना है, किन किन बिंदुओं को ऐड करना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।